बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने इक्विवेलेंट नॉर्म्स और उसके रिलेटेड थ्योरम किया था। आज हम उसी के रिलेटेड एक और थ्योरम करेंगे। इफ़ नॉर्म एंड नॉर्म 1 आर इक्विवेलेंट नॉर्म्स ऑन अ लीनियर स्पेस n, then a sequence xn in n converges to x belongs to n if and only if the same sequence converges to x in norm 1। मतलब को ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो इक्विवेलेंट नॉर्म्स हैं तो आपने ये प्रूव करना है कि अगर कोई नॉर्म इसमें इक्विवेलेंट है या कन्वर्जेंट है या कोशी है, जैसे हमने पिछले जो थ्योरम किया था उसमें कोशी प्रूव किया था, तो अगर कोई इसमें कन्वर्जेंट है तो वो इसमें भी कन्वर्जेंट होगा। द रीजन इज बोथ नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट। तो इसके लिए उसने हमें सीक्वेंस दी हुई है, सपोज एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इन नॉर्म 1। पहले हम इसमें प्रूफ करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें सिमिलरली करके कन्वर्सली प्रूफ कर देंगे। सपोज हमारे पास ये कर ले कि हमने ये जो सीक्वेंस है एक्स एन वाली, ये इसमें कन्वर्ज करती है। अगर ये इसमें कन्वर्ज करती है देन अब अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन, गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ नेचुरल नंबर एन नोट, वहाँ पे कोई ना कोई एन नोट एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कन्वर्ट सीक्वेंस में क्या होता है, कोशी सीक्वेंस में हम m और n दो टर्म्स लेते हैं और उसको नेचुरल नंबर से ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम जो नेचुरल नंबर लेते हैं उसके रिलेटेड जो हमने सीक्वेंस लेनी होती है, तो सीक्वेंस को हमने कन्वर्जेंट प्रूफ करना होता है, उसी के नीचे जो डिनोमिनेटर में या बेस में जो टर्म लिखी होती है उसी को ही जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू नेचुरल नंबर लिखते हैं। तो हमने ये लिख दिया, दिस इम्प्लाइज एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ तक सिर्फ हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कन्वर्जेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपनी सीक्वेंस को लिखा है कि अगर कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ फुलफिल हो रही है। अब उसने ये भी कहा है कि दोनों नॉर्म्स क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। अगर दोनों नॉर्म्स इक्विवेलेंट हैं तो हम उनको इक्विवेलेंट फार्मूला या इक्विवेलेंट नॉर्म्स के फार्मूला के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और वो फार्मूला है कि जिस नॉर्म को आपने इक्वल प्रूफ करना है, दो इक्विवेलेंट है तो आप एक को दूसरी के स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया नॉर्म, सिंपल जो नॉर्म है उसको सिंपल दरम्यान में लिख दिया, लेस दैन इक्वल टू बी इंटू नॉर्म एक्स 1 विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए इंटू नॉर्म एक्स 1 फॉर आल एक्स बिलोंग्स टू एन। प्रीवियस क्वेश्चन सीक्वेंस में कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि 1/a हमने क्यों मल्टीप्लाई करवाया। वो इसलिए मल्टीप्लाई करवाया कि देखें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मैं अगर इस सीक्वेंस को इसके साथ लिखूँ, जस्ट इतने पार्ट लूँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/b नॉर्म एक्स इक्वल टू नॉर्म एक्स 1। अगर मैं सिर्फ ये पार्ट ले लूँ तो ये 1/b इधर आके डिवाइड होगा। और अगर मैं इसको और इसको जिस कंसिडर कर लूँ तो ये 1/a, इसको मैं लिख सकती हूँ नॉर्म एक्स 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/a नॉर्म एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो इस कन्वर्जेंस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, दिस इम्प्लाइज दैट नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस नॉर्म एक्स 1। ठीक है, ये चीज़ आगे विच इज़ लेस देन इक्वल टू, मैंने अभी बताया मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, नॉर्म एक्स वाली टर्म को नॉर्म एक्स 1 के स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकती हूँ और ये ए जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/a। अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ और मैं ये भी लिख सकती हूँ नॉर्म एक्स 1 को दरमियान में रखूँ और इधर नॉर्म एक्स लेवल टर्म लिख दूँ और इधर नॉर्म एक्स वाली टर्म लिख दूँ, हैं तो दोनों इक्विवेलेंट ही। तो ये आ गया 1/a नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन/a, क्योंकि अगर a से हम डिवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है a सबसे डिवाइड होगा, एप्सिलॉन/a। हैंस अब देखें ये चीज़ इक्विवेलेंट की डेफिनेशन भी फुलफिल होगी, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन भी फुलफिल होगी। हमने क्या किया था कि पहले सिंपल नॉर्म को दरम्यान में रखा था और उसको हमने कहा था कि ये लेस देन उसको दरम्यान में रखा था और इक्विवेलेंट प्रूफ किया था, बल्कि उसने इक्विवेलेंट गिवन है। और हमने लिया ये था कि सिंपल वाली जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन है और हमने प्रूव ये कर दिया कि जो नॉर्म 1 है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ से ये चीज़ शो हो गई कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है नॉर्म एक्स में, नॉर्म सिंपल नॉर्म में। ठीक है, अब अगर ये उसमें उसमें कन्वर्ज कर रही है तो सिमिलरली क्या करेंगे, तो एक्स एन जो है कन्वर्ज इसमें भी करेगी, किसमें, नॉर्म 1 में, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट आप यहाँ पे लिख दें बिकॉज बोथ आर इक्विवेलेंट। तो अगर एक में कन्वर्ज कर रही है तो दूसरे में भी कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, द रिलेशन ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट टू अमंग द नॉर्म्स दैट कैन बी डिफाइंड ऑन अ लीनियर स्पेस एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो ये कह रहा है कि आप जो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन बताते हैं वो बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन को की डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहा होता है। आप इक्विवेलेंट लिख दें या इक्विवेलेंस रिलेशन लिख दें, एक ही बात है।
अब इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी चीज़ अगर आपने इक्विवेलेंस रिलेशन उसके ऊपर फुलफिल करना है, ये कह रहे हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन को होल्ड करता है, तो उसके लिए 3 प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करवाना ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, नंबर 2 इज़ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड नंबर 3 इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सबसे पहले देखेंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये होता है कि रिफ्लेक्स का मतलब होता है एक अक्स, ठीक है। अब एक टर्म हमने ली है, उसका उसका जो सीक्वेंस है, उसका जो टर्म है वो अपने ही टर्म के इक्विवेलेंट है, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो किसी भी नॉर्म के लिए हम जनरल नॉर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने किसी भी नॉर्म को स्पेसिफिक नहीं किया। फॉर एनी नॉर्म ऑन एन विच इज़ द लीनियर स्पेस, द कंडीशन इज, किसी भी नॉर्म के इक्विवेलेंट होने के लिए नॉर्म एन स्पेस के ऊपर, लीनियर स्पेस के ऊपर ये कंडीशन फुलफिल करवाना ज़रूरी है। एंड द कंडीशन इज a into norm x which is less than equal to norm x which is less than equal to b into norm x। और यहाँ पे जो x होता है वो बिलोंग कर रहा होता है लीनियर स्पेस n से, इज सेटिस्फाइड फॉर a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 1। ऐसी बात क्यों की गई है? देखें, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पिछली पे जो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए थे उसमें किसी में यहाँ पे बेस में 1 था, किसी में बेस में 2 था, किसी में बेस में सिंपल था, किसी में बेस में नॉट था। लेकिन यहाँ पे देखें कोई बेस में डिफरेंस नहीं है, ये भी नॉर्म एक्स है, ये भी नॉर्म एक्स है और ये भी नॉर्म एक्स है। तो आप 2 को 5 के इक्वल नहीं लिख सकते, 2 हमेशा 2 के इक्वल ही रहेगा। सेम वैसे यहाँ पे नॉर्म एक्स और नॉर्म एक्स इक्वल सिर्फ तब हो सकते हैं जब ए भी 1 हो, बी भी 1 हो। अगर यहाँ पे ए और बी के जहाँ पे कोई और नंबर आ गया तो वो फिर इक्वल नहीं रहेंगे, फिर इक्वल की कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो इक्विवेलेंट नहीं रहेंगे। तो इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर ए इज इक्वल्स टू बी और बी इज इक्वल्स टू 1। अगर ये चीज़, अगर हम ए और बी को स्पेसिफिक कर दिया और उसको 1 रख दिया, तो 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो आ जाएगा नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स। तो ये तो बेसिकली नॉर्म एक्स के इक्वल हो गई है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि एक ही एलिमेंट लें और उसको उसी एलिमेंट के इक्वल प्रूव कर दें, उसी के एलिमेंट के इक्विवेलेंस रिलेशन होल्ड करवा दें या इक्विवेलेंट प्रूव कर दें, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई है। नेक्स्ट वी हैव सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर द इक्विवेलेंस रिलेशन टू प्रूव द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप A इज इक्विवेलेंट टू B ये चीज़ लेके चलें और प्रूव आप ये कर दें कि B इक्विवेलेंट है A के। सिमिलरली इफ नॉर्म 1 इक्विवेलेंस टू नॉर्म 2 है, यहाँ पे हमें 2 नॉर्म्स लेनी पड़ेंगे क्योंकि A और B डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। नॉर्म 1 इक्विवेलेंट टू नॉर्म 2, देन द रियल नंबर A इज ग्रेटर देन 0 एंड B इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, यानी कि हम नॉर्म 1 और नॉर्म 2 का अगर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने कहा है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ये चीज़ सपोज करेंगे तो ये चीज़ प्रूव करेंगे ना। ये चीज़ प्रूव सपोज की है तो उसके इक्विवेलेंस नॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ लिख दी, एक्सप्रेस कर दी है। नॉर्म 1 विच इज़ लेस देन इक्वल टू B इंटू नॉर्म x2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू A इंटू नॉर्म x2। अब देखें यहाँ से मैं नॉर्म x2 को 1/A नॉर्म x1 भी लिख सकती हूँ, और इसी तरह से नॉर्म x2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 1/B नॉर्म x1 भी लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे ये दोनों स्टेप करके, तो 1/B नॉर्म x1 ये लेस देन है नॉर्म x2 के, और नॉर्म x2 किससे लेस है फर्दर 1/A नॉर्म x1 के, ये चीज़ लिख दी। अब यहाँ से क्या हुआ कि देखें 1/A ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन रखी हुई है कि A भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 है, B भी ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 तो नेगेटिव में तो आंसर आ ही नहीं सकता, फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखें हमने क्या किया था, नॉर्म x1 को दरमियान में रखा था और उसको नॉर्म 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया था। जब हमने इसी रिलेशन को 2-2 करके यूज़ किया और इस रिलेशन को अरेंज किया तो बन क्या गया कि नॉर्म x2 बन गया है इन टर्म्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्म 1 इन टर्म्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म 1। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई कि नॉर्म 2 जो दरमियान में इसको पहले लिखेंगे, नॉर्म 2 इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म 1। हम लेके क्या चले थे कि नॉर्म 1 इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म 2 और प्रूव हमने कर दिया नॉर्म 2 इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म 1। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई है, A इक्विवेलेंट टू B, B इक्विवेलेंट टू A। Next we have transitive property, and the transitive property says that if A is equivalent to B and B is equivalent to C, then it must hold A is equivalent to C। तो इसके लिए हम 3 जो हैं वो लेके चलेंगे नॉर्म्स, सिंपल नॉर्म, नॉर्म 1 एंड नॉर्म 2। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सपोज दैट नॉर्म सिंपल इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म 1 and norm 1 is equivalent to norm 2।
देन द रियल नंबर, यहाँ पे 3 रियल नंबर आएंगे, ठीक है। ए इज़ ग्रेटर देन 0, बी इज़ ग्रेटर देन 0, इसके लिए ए बी आ जाएगा। और इस टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए हम लिखेंगे A1 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड B1 इज़ ग्रेटर देन 0 सच दैट, इसको हम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन लिखेंगे, इक्विवेलेंट नॉर्म्स लिखेंगे। वो आ जाएगा नॉर्म x इज़ लेस देन इक्वल टू बी नॉर्म x1 a इंटू नॉर्म x1। और इसको जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा नॉर्म x1 इज लेस देन इक्वल टू b1 नॉर्म x2 इज लेस देन इक्वल टू a1 नॉर्म x2। इसको विद इस टर्म को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी टर्म को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बन जाएगा a1 नॉर्म x2 विच इज़ लेस देन a नॉर्म x1। सिर्फ इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर आप दो इक्विवेलेंट नॉर्म्स को लेके उन दोनों का रिलेशन को, जाहिर सी बात है हमने अगर कंबाइन करना है तो कंबाइन करने के लिए कुछ ना कुछ तो कॉमन टर्म्स होनी चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया कि इसको a से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि मेरे पास ax1 बन जाए ये चीज़, और इसको मैंने b से मल्टीप्लाई करवा दिया। कोई एक कॉमन होगी तो फिर हम इन दोनों सीक्वेंसेस को, इन दोनों नॉर्म्स को इकट्ठा करके लिखेंगे। ये आ जाएगा b इंटू B1 नॉर्म x2, इसको नाम दे दिया इक्वेशन ए का, इसको नाम दे दिया इक्वेशन बी का। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा a1 नॉर्म x2, ये किससे लेस है a नॉर्म x1, ठीक है। दोनों इसको और इसको इकट्ठा लेके चल रहा है a नॉर्म x1, यहाँ पे भी a नॉर्म x1 है, ठीक है। इसके बाद आएगा ये वाली सिंपल टर्म नॉर्म x, इसके बाद आएगी विच इज़ लेस देन b नॉर्म x1, और लास्ट पे आ जाएगा b1 नॉर्म x2। यानी इस कॉमन से यहाँ तक हमने ये रिलेशन लिखा और इस कॉमन हमने देखा कि ये टर्म इसमें भी है, यहाँ से फिर आगे ये रिलेशन लिखा और नेक्स्ट पे ये टर्म बच के ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नॉर्म x1 है, यहाँ पे भी नॉर्म x1 है, तो ये दोनों टर्म्स तो स्किप हो गई। क्यों? क्योंकि ये एक ही नॉर्म की बात हो रही है, हमने दो नॉर्म्स को एट अ टाइम कंसिडर करना है इक्विवेलेंट नॉर्म में। तो हमने a और a1 को सपोज कर लिया कि a2 इज इक्वल टू a इंटू a1 एंड b1 को सपोज कर लिया कि b1 इज इक्वल टू है b2 के। मैंने इसकी जगह पे लिख दिया a2 नॉर्म x2, इसको स्किप कर दिया लेस देन नॉर्म x, इसको भी स्किप कर दिया लेस देन इक्वल टू b2 नॉर्म x2। यहाँ से अब देखें हुआ क्या है कि हम लेके चले थे कि नॉर्म सिंपल इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म 1 एंड नॉर्म 1 इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म 2। प्रूफ क्या करना था हमने कि सिंपल नॉर्म नॉर्म 2 के इक्वल है, तो सिंपल नॉर्म को हमने नॉर्म 2 के स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। हैंस इट प्रूव्स दैट नॉर्म, जिनके दरम्यान वाला जो पहले आएगा नॉर्म इज सिंपल इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म 2। अब हमारे पास क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई है और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई है। हैंस द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। So we can say that equivalent norms is basically the other term of equivalence relation between the norms.